कक्षा 11 के सभी छात्र एवं छात्राएं, आज हम लोग फिजिक्स में एक नया चैप्टर प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है शुद्ध गतिकी। तो इस पाठ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम प्रकाश डालेंगे, जैसे गति क्या है। तो वास्तव में हम साइंस में गति को, जिसे हम अंग्रेजी में मोशन कहते हैं, इसको डिफाइन करते हैं कि यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष परिवर्तनशील हो, अर्थात समय के साथ साथ यदि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता हो तो हम उस वस्तु को गति अवस्था में कहते हैं। और यदि समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता तब हम उस वस्तु को स्थिर अवस्था में कहते हैं। अब एक समान गति और असमान गति, इसको जानेंगे। तो यदि समान समय अंतरालों में वस्तु समान दूरी तय करता है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। फिर से हम इसको दोहराते हैं, यदि समान समय अंतरालों में कोई वस्तु समान दूरी तय करता है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। जैसे अगर मान लें कोई वस्तु 1 घंटे में 5 किलोमीटर दूरी तय किया, 2 घंटे में 10 किलोमीटर दूरी तय किया, 3 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी तय किया, तो हम ये देख रहे हैं कि जो टाइम इंटरवल है 1 घंटा, तो हर 1 घंटे के बाद वस्तु के द्वारा चली गई दूरी 5 किलोमीटर है, अर्थात समान समय अंतरालों में वस्तु के द्वारा चली गई दूरी समान है, इसलिए इसकी गति को हम असमान गति कहते हैं। एक दूसरा उदाहरण मान लें कि यदि पहले घंटे में कोई वस्तु 5 किलोमीटर दूरी तय किया, फिर 2 घंटे के बाद वह 15 किलोमीटर दूरी तय कर लिया, अर्थात पहले और दूसरे घंटे के बीच का जो समय अंतराल है वो 1 घंटा है, लेकिन दूरी अगर देखें तो वो 10 किलोमीटर तय कर लिया। पहले घंटे में 5 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 10 किलोमीटर। तो इस तरह अगर कोई वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। इसके बाद अब हम लोग जानेंगे कि निर्देश फ्रेम क्या होता है। तो बच्चों, किसी भी वस्तु की स्थिति अथवा गति को निरूपित करने के लिए हम एक ऐसी व्यवस्था को लेते हैं जिसमें एक मूल बिंदु होता है और संपूर्णिक अक्ष होते हैं। तो इस व्यवस्था को ही हम निर्देश तंत्र कहते हैं, क्योंकि इसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति अथवा वेग का हम निरूपण करते हैं। जैसे मान लें यहाँ पर मूल बिंदु ओरिजिन है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तो ये जो हमारा तंत्र है, ये जो व्यवस्था है, इसके द्वारा हम किसी वस्तु की स्थिति को अथवा वेग को डिफाइन करते हैं। तो इस व्यवस्था को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र। यदि इसके मूल बिंदु पर हम कोई वॉच रख लें, घड़ी रख लें, तो साथ साथ हम समय को भी डिफाइन करते हैं गति के दौरान। अब गति को हम 3 प्रकार से डिवाइड कर देते हैं, 1 विमीय गति, 2 विमीय गति और 3 विमीय गति। यदि कोई गतिमान वस्तु इस निर्देश तंत्र में किसी एक अक्ष के पैरेलल हो, जैसे मान लें कोई वस्तु x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा हो, तो उसकी गति को हम 1 विमीय कहते हैं। जैसे किसी तार के ऊपर अगर कोई कीड़ा गति कर रहा हो तो उसकी गति 1 विमीय कहलाती है। और यदि किसी वस्तु की गति को डिफाइन करने के लिए हम 2 अक्षों का यूज कर रहे हैं, अर्थात किसी तल का यूज कर रहे हैं, तो उसकी गति को हम 2 विमीय कहते हैं। जैसे किसी मेज पर अगर कोई कीड़ा है, रेंग रहा है, तो वास्तव में उसकी गति 2 विमीय कहलाती है। किसी तल में XY तल हो, YZ तल हो, ZX तल हो। और यदि किसी वस्तु के गति को डिफाइन करने के लिए हम
3 समकोणीय अक्षों का प्रयोग करते हो, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तो उसकी गति को हम 3 डायमेंशनल मोशन या त्रिविमीय गति कहते हैं। जैसे आकाश में उड़ता हुआ पक्षी, कमरे में उड़ता हुआ मच्छर या किसी बंद बर्तन में गैस के अणुओं की गति 3 विमीय गति या त्रिविमीय गति कहलाती है। तो एक समान गति क्या है, असमान गति क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, जिसे हम निर्देश तंत्र कहते हैं, और एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति क्या है। अब हम बताने जा रहे हैं जैसे दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन। बच्चों, इसके पहले पूर्व की कक्षाओं में सभी लोग दूरी और विस्थापन को जाने होंगे। हम इस पर एक बार दोबारा प्रकाश डाल रहे हैं कि दूरी क्या है, जिसे हम अंग्रेजी में डिस्टेंस कहते हैं। तो दूरी को हम डिफाइन करते हैं कि किसी गतिमान वस्तु के द्वारा तय की गई मार्ग की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। जैसे मान लें कोई वस्तु है जो बिंदु ए से गति करता है और बी पर पहुंचता है, मान लें कि ये 3 मीटर है। बी से मान लें वो सी पर पहुंच जाता है 2 मीटर, और सी से मान लें कि वो डी पर पहुंच जाता है 3 मीटर की दूरी तय करता है। डी से मान लें कि वो ई पर आ जाता है 6 मीटर की दूरी तय कर लेता है। तो इस तरह से वस्तु को ए से ई तक आने में कुल कितनी दूरी तय करना पड़ा, तो ए से ई तक कुल दूरी इसको हम कैसे निकालेंगे, मार्ग की कुल लंबाई हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 3 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 3 मीटर एंड प्लस 6 मीटर, तो 3, 2, 5, 3, 8 और 6, 14 मीटर, अर्थात कुल दूरी कितना हुआ, 14 मीटर। तो दूरी क्या है, किसी गतिमान वस्तु के द्वारा तय की गई मार्ग की कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं। अब हम विस्थापन लेते हैं, जिसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है किसी गतिमान वस्तु के द्वारा प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, उसे हम उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। फिर से एक बार बता दें, किसी गतिमान वस्तु के द्वारा प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे इसी उदाहरण में हम मान लें कि वस्तु ए से गति करता हुआ और अंत में ई पर पहुंचता है, तो ए से ई तक पहुंचने में मार्ग की कुल लंबाई हमने जोड़ दिया 14 मीटर है, अर्थात 14 मीटर की दूरी तय किया। लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको ज्ञात करने के लिए हम इनिशियल जो स्टेट है, प्रारंभिक जो स्थिति है ए और अंतिम स्थिति है ई, तो ए से ई तक की जो न्यूनतम दूरी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन बराबर हो जाएगा ए ई। तो यहाँ से ए से ई तक कुल दूरी 14 मीटर है, लेकिन विस्थापन कितना हुआ, ए ई। और अगर ए ई का मान हम अगर मान लें कि 4.5 मीटर, तो वास्तव में विस्थापन हमारा कितना हुआ, 4.5 मीटर। अब दूरी और विस्थापन को समझने के लिए हम एक दूसरा उदाहरण लें। जैसे मान लें कि एक वृत्ताकार पथ है, एक सर्कुलर पाथ है, इसकी त्रिज्या को अगर हम मान लें कि r है, O इज द सेंटर। लेट अस सपोज दैट कोई कण जो है बिंदु P से गति प्रारंभ करता है और P से गति प्रारंभ करके वो इसके अर्धवृत्त के दूसरे सिरे पर पहुंच जाता है। मान लें कि ये बिंदु Q है, तो A से अगर P से वो Q तक पहुंच जाता है, तो P से Q तक आने में कण के द्वारा चली गई कुल दूरी कितना होगा, तो हम जानते हैं कि वृत्त की पूरी परिधि होती है 2πr, और अगर P से Q तक आया तो इसका आधा, तो इसका आधा हो जाएगा πr। तो यहाँ तक दूरी को हम क्या लिखेंगे, πr। लेकिन अगर P से Q तक आने में अगर हम विस्थापन पूछा जाए तो विस्थापन बराबर हो जाएगा, P से Q तक आया तो P से Q की न्यूनतम दूरी हमारा क्या होगा, वो PQ होगा,
और PQ व्यास है, तो व्यास को हम क्या लिखेंगे 2r। तो इस तरह से दूरी और विस्थापन में ये अंतर समझ में आ रहा है। अब हम एक तीसरा उदाहरण ले, जैसे मान लें कि कोई छात्र अपने घर से, होम से और विद्यालय स्कूल पर 2 किलोमीटर जाता है और पुनः स्कूल से वो होम पर आ जाता है। तो इस तरह से कुल दूरी उसके द्वारा कितना तय हुआ, 2 किलोमीटर गया और 2 किलोमीटर वापस आया। तो यहाँ पर दूरी को हम क्या लिखेंगे 4 किलोमीटर। और विस्थापन क्या हुआ, विस्थापन प्रारंभिक स्थिति भी घर है और अंतिम स्थिति भी घर है। तो यहाँ पर विस्थापन को हम क्या लिखेंगे 0 करेंगे, विस्थापन बराबर 0। तो इस तरह से दूरी क्या है और विस्थापन क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वास्तव में दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। दूरी और विस्थापन दोनों के मात्रक मीटर होते हैं और साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि दूरी सदैव धनात्मक होती है, लेकिन विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। और एक चीज यहाँ पर देख सकते हैं कि दूरी और विस्थापन का जो रेशियो होता है, विस्थापन वो ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। तो इस तरह से दूरी और विस्थापन। अब हम आगे बताने जा रहे हैं कि चाल क्या है, चाल, जिसको हम अंग्रेजी में स्पीड भी कहते हैं। तो बच्चों, इसके पहले ही पूर्व की कक्षाओं में सभी लोग चाल जानते होंगे कि किसी गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समय में किसी भी दिशा में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। फिर से इसको हम डिफाइन करते हैं, कोई गतिमान वस्तु किसी दिए गए या एक निश्चित समय में या इकाई समय में वो जितनी दूरी तय करती है उसे हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। यदि हम मान लें, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय। यदि डेल्टा एस दूरी डेल्टा टी समय में कोई वस्तु तय कर रहा है तो उसकी चाल भी बराबर हम लिखेंगे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो चाल बराबर विस्थापन या दूरी बटे समय। अब चाल का अगर हम मात्रक लिखना चाहें तो चाल का मात्रक होता है, इसका अगर मात्रक लिखें यूनिट, तो चाल का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। बच्चों, चाल अदिश राशि है क्योंकि इसके लिए दिशा का जरूरी नहीं होती, दिशा को हम नहीं मेजर करते, दिशा का ध्यान नहीं रखते। परिभाषा में बताया किसी गतिमान वस्तु के द्वारा किसी भी दिशा में एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो चाल बराबर डेल्टा एस बटे डेल्टा टी, डेल्टा एस चली गई दूरी और डेल्टा टी लगा समय, तो चाल को हम डेल्टा एस बटे डेल्टा टी कहते हैं। अब हम औसत चाल या माध्य चाल के विषय में जानेंगे। औसत चाल क्या है? तो औसत चाल होता है किसी वस्तु के द्वारा चली गई कुल दूरी तथा लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। तो इसे हम v बार बराबर लिखते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यदि इसी में डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाए तब ऐसे चाल को हम तात्कालिक चाल कहते हैं। तात्कालिक चाल, तात्कालिक चाल जिसको हम तात्क्षणिक चाल भी कहते हैं। तो तात्क्षणिक चाल को हम लिखते हैं सांकेतिक रूप में लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और इसी को कैलकुलस में हम लिखते हैं ds अपॉन dt। तो बच्चों, ये सब आज बताया गया, इसके आगे हम कल